हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने बायो का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। बायो क्या है, क्या कैसा है, तो आप एक बार रिपीट करना चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। आज से अपन अपने नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और जिस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे वो बायोलॉजी का बेस है। बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, और यदि कोई लिविंग है, जीवित है, तो उसका जो बेस है, उसकी जो यूनिट है, वो होती है सेल, या जिसे हम कहते हैं कोशिका। तो आज हम हमारी क्लास में स्टार्ट करेंगे टॉपिक सेल, कोशिका। कोशिका को समझने के लिए बहुत सरल एक सीक्वेंस है जो आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे। बहुत सारी सेल्स जब मिलती हैं तो वो बनाती हैं टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स, अंग। बहुत सारे जब अंग मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र जब मिलते हैं तो निर्माण होता है बॉडी या शरीर। मतलब इस शरीर के निर्माण के लिए जो सबसे मूलभूत इकाई थी, बेसिक यूनिट थी, वो बेसिक यूनिट क्या थी? सेल, या जिसे हम कहते हैं कोशिका। ठीक, एग्जांपल के लिए यदि समझना चाहो तो मान लो अपने शरीर में सेल है जिसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं ये टिश्यू बनाती हैं एक, जिसे हम कहते हैं बोन। एक बोन एक टिश्यू है। बोन अलग, बोन जो है वो मिलके क्या बनाती है? ऑर्गन। जैसे मान लो बोन्स मिलके बनाती हैं हैंड। ठीक, अब अलग अलग ऑर्गन, मतलब जैसे हैंड है, लेग है, हाथ, पैर, ठीक, अपने फिर उसके बाद रिब्स हो गया, बैकबोन हो गई, हिप्स वाला हिस्सा है, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे जिसे अपन कहते हैं स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र। और फिर अलग अलग तंत्र जैसे स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब अपना कौन कौन से सिस्टम हो गए? कंकाल तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ऐसे अलग अलग तंत्र हैं। और उन सभी सिस्टम या तंत्र से मिलकर बना होता है हमारा शरीर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यहां आपको दो टर्म समझना है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं जीवन की मूलभूत इकाई, या आपसे क्वेश्चन पूछता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सूक्ष्मतम इकाई, तो भी आपका जवाब क्या होगा? कोशिका। क्योंकि कोई भी यदि जीवित है तो वो बना होता है सेल से, मतलब सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? उसकी कोशिका। अब आप बिल्कुल नहीं सोचना कि इतना बेसिक या इतना अपन बिल्कुल नीचे का क्यों पढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, समझना। आप एनटीपीसी का पेपर उठा के देख लो, एनटीपीसी के पेपर में एक बार आ चुका है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, और एक बार आ चुका है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो अच्छा तो अपन को पढ़ना है, साथ ही साथ जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी आपके क्लियर होना चाहिए, इसलिए अपन ने ये देखा। अब आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन तैयार होता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बोन क्या है? बोन क्या है, सिर्फ इतना लिखा है, तो घबराना नहीं। बोन एक टिश्यू, बोन्स जो हैं वो क्या होते हैं? टिश्यू। जैसे आपसे पूछा जाए हार्ट क्या है, तो हार्ट एक मसल्स। ठीक, आपसे कहा जाए ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मस्तिष्क मेरुरज्जु क्या है, तो आपका जवाब होगा कि वो नर्व है। वैसे ही हमारी जो बोन्स हैं वो क्या होते हैं? टिश्यू। टिश्यू है जिसे अपन क्या कहते हैं? ऊतक। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू है ये सब, ये तो अपन आगे पढ़ेंगे। बस याद रखें बोन जो है ये होते हैं टिश्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम सेल्स की बात करें
तो ऐसा नहीं है कि जितने भी लिविंग्स हैं सभी के अंदर एक सी सेल है, सबके अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। तो अपन कुछ बेसिक सेल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अपन देखते हैं, अपन सेल देखते हैं एनिमल्स। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। किसी भी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसमें जो होता है ये है न्यूक्लियस, या जिसे अपन क्या कहते हैं केंद्रक। ठीक, यदि हम न्यूक्लियस या केंद्रक की बात करते हैं तो इस न्यूक्लियस को कंट्रोल करने के लिए भी इसके पास एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। केंद्रक को जो कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, उसे हम कहते हैं केंद्रिका। ठीक, यदि हम किसी भी सेल की बात करें तो सेल को जो एनर्जी है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में अपन कहते हैं सूत्रकणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द तो आप लोगों के लिए नया होगा नहीं, आपने सुना ही होगा, पावर हाउस कहते हैं ऊर्जा गृह के नाम से। तो एनर्जी बनाने के लिए क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसमें होते हैं राइबोसोम। जो ऑर्गन प्रोटीन बनाएगा ये होता है राइबोसोम। यदि हम किसी भी सेल की बात करें तो सेल में एक फ्लूइड या एक लिक्विड होता है। ये जो फ्लूइड या लिक्विड सेल में होता है, इस फ्लूइड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, या इस फ्लूइड के लिए हम टर्म यूज करते हैं कोशिका झिल्ली। सॉरी, इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका झिल्ली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, या इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ये एक एनिमल सेल है जिसे हम कहते हैं जंतु कोशिका। ये एक टाइप की क्या है एनिमल सेल। एनिमल सेल प्लांट सेल में अपन बहुत सारे डिफरेंस होते हैं पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक याद रखो कि यदि एनिमल सेल है तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहर वाली झिल्ली है, वो इसमें क्या होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको अपन कंपेयर करते हैं प्लांट सेल से। तो प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की बात की जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं प्लांट सेल ऐसे ही दिखे, कोई भी उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, बस डिफरेंशिएट हो जाए इसलिए अपन अलग डिजाइन दे रहे हैं। अब यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये होती है सेल वॉल, या इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक, आउटर मोस्ट जो लेयर है वो होती है सेल वॉल। लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, जो लेयर होती है, वो इसमें होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल जितनी भी कोशिका, जितनी भी सेल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कोई भी सेल बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का उसका अस्तित्व नहीं है। बस फर्क क्या है, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो है ये सेल वॉल होती है, उसके अंदर क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर ही क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी बहुत कुछ वैसे ही रहेगा। किसी भी फंक्शन या एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इसमें भी क्या होगा न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं केंद्रक। अब प्लांट सेल तो कुछ तो डिफरेंट होगा। जैसे सबसे बड़ा अंतर जो आपके दिमाग में आता होगा, प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो इस फोटोसिंथेसिस के लिए उनके पास एक ऑर्गन है जो क्या कहलाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को अपन हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। ठीक,
क्लोरोप्लास्ट हरित लवक होता है, क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता। क्लोरोफिल को हम कहते हैं पर्णहरित। अपन आगे ये दोनों में अंतर समझेंगे। फिर सेल है तो फ्लूइड होगा, एक लिक्विड होगा। ये जो लिक्विड या फ्लूइड है इसे हम क्या कहेंगे, यहां पर भी इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। हिंदी में इस हिस्से को अपन कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक, तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो अंतर ये है कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर में होती है सेल वॉल, और जबकि यदि ये एनिमल सेल होती तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर में होती है सेल मेम्ब्रेन। अब समझ लें इसका कारण। देखो, ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज से पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब होता क्या है अपने साथ, तो ऐसा है ना कि मान लो अपन को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो अपन गति कर सकते हैं, अपने पास मोशन है। तो अपन को मान लो बारिश हो रही है तो अपन छांव में आके छुप गए, है ना, कि अपन किसी भी तरीके से बच सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में गति तो होती नहीं है, अब उनको बहुत सारे फैक्टर से बचना है। जैसे आप समझो, जैसे आप बहुत देर तक पानी के संपर्क में, मान लो आप कपड़ा धुल रहे हो, बहुत देर से नहा रहे हो या नदी नहाने गए हो, तो आप देखना अपने जो हाथ होते हैं इनके ऊपर वाले हिस्से जो है ये हल्के से फूल जाते हैं, है ना। जैसे वो सफेद सफेद दिखने लगते हैं, वो हिस्से फूल जाते हैं बहुत देर पानी में जब अपन रहेंगे। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सेल है, एनिमल सेल है, उसके आउटर मोस्ट लेयर में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी जो है वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो सेल है ये फूल जाती है। फिर आप देखना कि वो जो सफेद हिस्सा उसको थोड़ी भी ताकत लगाओगे ना तो वो उखड़ भी जाता है बहुत जल्दी। अब क्या होगा, जब बहुत ज्यादा पानी चला गया तो सेल का शेप जो आकार बढ़ता गया तो सेल कमजोर हो गई और वो बस्ट हो गई, है ना। लेकिन अपने साथ दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अपन हमेशा नहाते ही रहेंगे, हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन यदि पेड़ पौधों की बात करें तो ये तो पूरे समय पानी के कांटेक्ट में रहेंगे जब बारिश होगी। तो क्या होता है, इनके पास एक मोटी, एक रिजिड लेयर है जो क्या कहलाती है, सेल वॉल। सेल वॉल इनकी जो है ये बनी है सेलुलोज। ये सेलुलोज क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो जैसे इसकी पत्ती में या इसके किसी भी पार्ट में पानी टकराया तो वो अंदर नहीं जा पाएगा, सेल वॉल है, तो वो पानी यहाँ से हट जाता है। और पेड़ पौधे जो है ये क्या होते हैं, पानी से बच जाते हैं। नहीं तो वो तो उनके पर ऐसा हो जाएगा ना, हर कोशिका के अंदर पानी गया, सब बस्ट हो जाएंगी, तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा। पत्ती यदि बस्ट हो गई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पेड़ पौधे में अपना खाना ही नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। या आप जैसे देखो, अपन बहुत ज्यादा गर्मी में जाते हैं, बहुत ज्यादा, तो अपन क्या होता है, बिल्कुल अपनी त्वचा डल सी हो जाती है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण हमारे शरीर के जो एंजाइम हैं उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उनके बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, वो बहुत अच्छे काम नहीं कर पाते। तो इतनी सारी गर्मी में तो पेड़ पौधों को पानी में सीधे सीधे धूप के संपर्क में रहना है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, ये जो सेलुलोज है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो पानी है उसके इवेपोरेशन या उसके वाष्पीकरण को रोकने में भी मदद करता है। तो पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिजिड एक लेयर होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। और एनिमल सेल, दुनिया में कोई भी, ना कोई एक्सेप्शन है ना कुछ नहीं, याद रखना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ये कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन सेल में जितना अपन ने बनाया है ऐसा नहीं इतने ही ऑर्गन हैं। सेल के बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। हम उन सब के बारे में, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उन सभी के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कोशिका या सेल का एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या है, क्या कैसा क्या उसका सिस्टम है। तो समझिए, स्टडी ऑफ सेल। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल, तो आपका आंसर होगा साइटोलॉजी। ठीक, समझना, हिंदी में तो जाओगे तो हिंदी में उसका मतलब हो जाएगा कोशिका अध्ययन, लेकिन आप भी जानते हैं ऐसा नहीं आएगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका अध्ययन। तो आपको याद रखना है साइटोलॉजी, चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम,
आपको टर्म जो याद रखना है वो है साइटोलॉजी। अब यदि हम बात करते हैं सेल की, तो इसमें हम थोड़ा इसकी डिस्कवरी को समझते हैं। डिस्कवरी, या जिसे अपन कहेंगे कोशिका की खोज। ठीक, अब इसकी डिस्कवरी का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सा इतिहास है ना। अब उसमें अपन बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, मैं बस आपको थोड़ा नॉर्मल एक उससे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले स्टडी किया प्लांट, और प्लांट में भी उन्होंने स्टडी की बार्क की। बार्क, या जिसे अपन कहते हैं छाल। देखा होगा ना, काली के ऊपर जो है वो क्या हो जाती है, लेयर जो बहुत आसानी से निकल जाती है, वो उसकी क्या कहलाती है, छाल। तो उस बार्क को इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में। अब 1665 की बात है ना, 1665 में इन्होंने ये काम किया था। तो 1665 में इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं गई थी कि बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप की खोज हो जाए। इन्होंने एक टेम्परेरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें बार्क को देखा। तो जब इन्होंने बार्क सेल को देखा तो इन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। अब उस समय तो पता नहीं था सेल है कि क्या है, कुछ इस टाइप का इन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इन्होंने कहा ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा लग रहा है जिस जैसे इसमें छोटे छोटे कमरे हैं। इसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, और ग्रीक भाषा में छोटे छोटे कमरे को कहा जाता है सेल्यूला। और इसी सेल्यूला को आगे चल के क्या कहा गया, सेल, या जिसे अपन वर्तमान समय में कहते हैं कोशिका। ये भी कांस्टेबल का आप एग्जाम उठा के देख लो, इस साल का फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि सेल जो है ये ग्रीक भाषा के किस टर्म से लिया गया है। तो सेल जो ग्रीक भाषा के टर्म से लिया गया है वो है सेल्यूला। और इस सेल्यूला शब्द का, इस टर्म का सबसे पहले यूज जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम है रॉबर्ट हुक। अब आपको यहाँ से कुछ बेसिक चीजें याद रखना है। आपसे पूछा जाए उस साइंटिस्ट का नाम बताएं जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में सेल को देखा, तो भी आपका जवाब क्या होगा, रॉबर्ट हुक। उस साइंटिस्ट का नाम बताएं जिसने सबसे पहले सेलुलर या सेल टर्म यूज किया, रॉबर्ट हुक। उस साइंटिस्ट का नाम बताएं जिसने सेल या कोशिका की डिस्कवरी की, तो भी आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ये जो सेल देखी थी, इस सेल को, इस कोशिका को कहा गया कॉर्क सेल। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई उस कोशिका को क्या कहा जाता है, कॉर्क सेल। इसलिए देखना, कांच की बोतल होती है, उसके ऊपर जो ढक्कन होती है वो लकड़ी की होती है, बहुत टाइट लगी रहती है, उसको फिर खींच के निकालते हैं, तो वो जो लगी होती है उसको कॉर्क कहते हैं ना। तो ये पेड़ जो है छाल, छाल से फिर क्या है, सेल, और उस सेल को क्या कहा गया, कॉर्क सेल। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किससे हुई है, तो आपका आंसर होगा प्लांट। और प्लांट के किस पार्ट से हुई है, तो बार्क या छाल। रॉबर्ट हुक ने सेल या कोशिका की खोज की है, इसलिए रॉबर्ट हुक को कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका का अर्थ है स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी हिंदी में अपन कहते हैं कोशिका विज्ञान का जनक। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। सब बढ़िया चल रहा था, सब सही था, लेकिन अब यहां समस्या आई। रॉबर्ट हुक ने जितना भी काम किया था सब साइंटिफिक था, सब सही था, कोई दिक्कत नहीं। अब रॉबर्ट हुक ने स्टडी की थी बार्क की। बार्क मतलब छाल, और ये जो छाल है ये पेड़ पौधों में उनका नॉन लिविंग पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या होती है, डेड सेल, या जिसे अपन कहते हैं मृत कोशिका। जैसे अपने शरीर में क्या होता है, जो डेड सेल है, मृत कोशिकाएं, वो बाल और नाखून के रूप में बाहर निकल जाती है ना। जैसे आपसे पेपर पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी का नॉन लिविंग पार्ट क्या है, तो घबराना नहीं, नेल और हेयर, बाल और नाखून अपने क्या रहेंगे, नॉन लिविंग पार्ट।
है ना, ये डेड सेल से बने, इसलिए तो इनको काटने पर दर्द नहीं होता है। आप बाल काट लो, नाखून काट लो, दर्द नहीं होगा। वैसे ही पेड़ पौधों की जो बार्क है, ये भी कौन सा पार्ट होता है, नॉन लिविंग, और ये किससे बना है, डेड से। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो एक क्या थी, डेड सेल, या एक वो थी मृत कोशिका। तो आपसे पूछने चाहे कोशिका की खोज या कहते हैं डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, मृत कोशिका की खोज, तो दोनों कंडीशन में आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। और इन्होंने ये पूरा काम कब किया है, 1665 में। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका। देख, अब ये जो है ये तो कहानी हो गई कि हमने डिस्कवरी देख ली डेड सेल की। अब इसमें अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें तो 1676, यदि हम फिक्स डेट देखना है तो 26 मई 1676 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ल्यू वेन हॉक। इन साइंटिस्ट का नाम है ल्यू वेन हॉक। ठीक है, जो थोड़ी बहुत बायो से जुड़े होंगे वो इन साइंटिस्ट का नाम बहुत सुनते हैं। ईस्ट की चाहे खोज हो, आरबीसी का स्ट्रक्चर हो, डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर हो, सब इन्होंने ही बताया है। ल्यू वेन हॉक ने भी खोज की है किसकी, सेल की। लेकिन फर्क, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो एक डेड सेल, मृत कोशिका, और इन्होंने जिस सेल की खोज की वो एक लिविंग सेल। ये एक क्या रहेगी, जीवित कोशिका। थोड़ा सा यदि आप जोड़ दें तो कल अपन पढ़े थे, लिविंग या जीवित होने की शर्त क्या हो, जो रेस्पिरेशन करे, श्वसन, जिसमें रिप्रोडक्शन हो, प्रजनन, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो, उपापचय, और जिसमें अडॉप्टेशन, तो वो क्या होगा, लिविंग। तो जब इन्होंने इस सेल को ढूंढा तो इस सेल में दोनों प्रोसेस हो रही थी। ये सेल रेस्पिरेशन भी कर रही थी और इस सेल में रिप्रोडक्शन भी हो रहा। इसीलिए इसको क्या कहा गया, लिविंग सेल, या इसे हम कहते हैं जीवित कोशिका। चलता रहा ये कॉन्सेप्ट बहुत समय तक, सब सही था, है ना, कि लिविंग सेल या जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो आंसर है ल्यू वेन हॉक। अब आगे चलकर एक साइंटिस्ट है 1729 में, जिनका नाम है एहरेनबर्ग। साइंटिस्ट का नाम है एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग ने क्या कहा कि ल्यू वेन हॉक ने जिस सेल या कोशिका की खोज की है, अब उसे हम लिविंग सेल नहीं कहेंगे, और उन्होंने इस सेल का नाम रख दिया बैक्टीरिया, या जिसे अपन क्या कहते हैं, जीवाणु। एक जो लिविंग सेल ल्यू वेन हॉक ने ढूंढी थी, एहरेनबर्ग साइंटिस्ट ने उसका क्या नाम रख दिया, बैक्टीरिया, जीवाणु। अब यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज किसने की, डिस्कवरी, तो याद रखना इस कंडीशन में अपना आंसर क्या होगा, ल्यू वेन हॉक, है ना, क्योंकि एहरेनबर्ग ने तो सिर्फ नाम दिया, इन्होंने सबसे पहले विचार करके नाम दिया कि यार इसको ऐसा ऐसा कह दें, और किसका नाम रखा, तो नाम रखा लिविंग सेल का, जिसकी डिस्कवरी किसने की है, ल्यू वेन हॉक। इसीलिए बैक्टीरिया की डिस्कवरी का श्रेय भी आप किसको देंगे, ल्यू वेन हॉक। यही कारण है कि ल्यू वेन हॉक को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब इसके साथ एक पॉइंट और याद रखना, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये पॉइंट याद रखेंगे, इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, सूक्ष्म जीव
विज्ञान का जनक। ठीक, सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब है? माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, बायो मतलब लिविंग, और लॉजी मतलब स्टडी। जो बहुत छोटे छोटे लिविंग हैं उनकी स्टडी होती है कहाँ पर? माइक्रोबायोलॉजी, मतलब बैक्टीरिया, फंगस, ये सब वायरस। अब सबसे पहला जो माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव ढूंढा गया, वो सबसे पहला सूक्ष्म जीव कौन सा है? बैक्टीरिया, जिसकी डिस्कवरी किसने की है? ल्यूवेनहॉक। इसीलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, ये भी किन्हें कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक। लेकिन यदि आए बैक्टीरिया टर्म या बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा एहरेनबर्ग। तो दोनों चीजें अलग अलग है। सेल या डेड सेल कौन हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल बैक्टीरिया, तो ये हो जाएंगे ल्यूवेनहॉक। स्क्रीन सेट ले लें आप इसका, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं पापा। ठीक, तो सेल में एक साइंटिस्ट जिनका नाम है स्लाइडेन, स्लाइडेन ने बहुत सारी डिस्कवरी की और उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पादप हैं, वो सभी बने होते हैं सेल या कोशिका से। उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्वान। स्वान ने भी रिसर्च की और उन्होंने कहा जितने भी एनिमल्स हैं, ये सभी बने होते हैं सेल से। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग काम करते थे ना, एक जर्मनी के एक इंग्लैंड के हैं, अलग अलग काम करते थे, लेकिन एक ने रिसर्च से कह दिया कि प्लांट जो है वो बने हैं सेल से, और स्वान ने कह दिया एनिमल बने हैं सेल से। आगे चल के इन दोनों के कार्य को, इनके जो कंट्रीब्यूशन था, इसको मिला दिया गया और इनके कार्य को मिलाकर ही कहा जाता है सेल थ्योरी, या जिसे आपने पढ़ा होगा, जिसे अपन कहते हैं कोशिका सिद्धांत। ठीक, आपने सुना होगा सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने अपना ऐसा अलग अलग कार्य किया, दोनों के काम को अपन ने मिला दिया और उसे अपन क्या कहने लगे? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी से ही परिभाषा, एक डेफिनेशन निकल के आई थी जो आप हमेशा लिखते हैं कि सेल is a structural and functional unit of life। लिखते हो ना, जब भी कोशिका कहीं पर भी पूछ लेगा आपसे तो पहला शब्द आप ये लिखते हो, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये निकल कर आई है सेल थ्योरी से, और इस सेल थ्योरी को दिया है स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक, ये घटना कब की है? 1839। ये सेल थ्योरी ने दिया था 1839। फिर आगे चलकर एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया, उन साइंटिस्ट का नाम है रूडोल्फ विर्चाउ। साइंटिस्ट का नाम है रूडोल्फ विर्चाउ। इन्होंने 1866 एक अलग अपनी रिसर्च की, और उस रिसर्च से इन्होंने कहा कि जो सेल, इनमें एक बेसिक फीचर होता है जिसे कहते हैं सेल डिवीजन, या इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। सेल डिवीजन, कोशिका सिद्धांत। एक कोशिका सिद्धांत नहीं कहलाता, कोशिका विभाजन।
सेल डिवीजन या इसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन क्या कहता है कि कोई एक सेल है वो अपने ही जैसे और सेल को बना लेती है। सेल फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, इट्स नोन एज सेल डिवीजन। ऐसी कोशिका जो अपनी पुरानी कोशिका से नई कोशिका बना ले वो कहलाता है कोशिका विभाजन। इसके बारे में सबसे पहले बताया था रुडोल्फ विर्चाउ ने। और इस सेल डिवीजन को कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। इसे कहते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइड एंड स्वान ने। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी, जो सेल डिवीजन के बारे में बताती है, इसे दिया है रुडोल्फ विर्चाउ। ठीक है, थोड़ा सा ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जुड़ती जा रही हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे इसलिए, है ना। ये तो सब पढ़ते हैं, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न सेल थ्योरी गिवन बाय रुडोल्फ विर्चाउ। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब अलग अलग टाइप्स की जो सेल होती हैं हम थोड़ा कुछ उनके बारे में देखते हैं। बहुत सारे इसमें से ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होंगे, बस अपन उसको जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और जिसको नहीं पता है तो एक बार पढ़ के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यदि आपसे कहा जाए बिगेस्ट सेल या लार्जेस्ट सेल, अभी तक नेचर में ढूंढी गई सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी जो कोशिका है, बिगेस्ट सेल या जो लार्जेस्ट सेल अभी तक ढूंढी गई है, ये है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, अब दिमाग में बहुत बड़ा चित्र नहीं बना लेना कि अंडा मतलब बहुत बड़ा, बड़ी कोशिका तो बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। सामान्य अंडे से थोड़ा सा बड़ा होगा। इसकी जो लंबाई है ये होती है लगभग 170 मिलीमीटर। इसकी चौड़ाई होती है 130 मिलीमीटर। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो वेट है, इसका वेट होता है लगभग 1400 ग्राम। सोच लो आप, एक कोशिका है और वो अकेली कितनी की है? लगभग 1400 ग्राम की है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ये सबसे बड़ी कोशिका है। इसका वेट है 1400 ग्राम। कभी कभी डायमीटर भी पूछता है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर होता है, लिख देना, हालांकि उतना दिक्कत नहीं चलता है। ठीक, फिर स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल या अभी तक ढूंढी गई सबसे छोटी कोशिका। तो जो सबसे छोटी कोशिका है उस कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। सबसे छोटी कोशिका है, ये नाम सबसे बड़ा है इसका, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ये जो सेल है इसकी साइज होती है 0.2 माइक्रोन। माइक्रोन या जिसे अपन कहते हैं माइक्रोमीटर। 0.2 माइक्रोन, इतनी छोटी कोशिका है। कभी कभी इसी का नाम आपको मिलेगा PPLO, सबसे छोटी कोशिका, और उसके ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा PPLO। तो घबरा नहीं जाना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसके लिए टर्म यूज होता है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी सेल जो है ये होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह हुई सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। अब देखते हैं अपन सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल।
फर्क है, वो लार्जेस्ट थी और ये क्या है, लॉन्गेस्ट। तो सबसे लंबी कोशिका जो है, इसके बहुत सारे अलग अलग आंसर है, मैं सब बता दे रहा हूं, आप ऑप्शन के हिसाब से देखिए। सबसे लंबी कोशिका है ह्यूमन का नर्वस सिस्टम, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, पर पता है नर्वस सिस्टम एक सेल तो है नहीं, तो नर्वस सिस्टम में जो सेल होती है उसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन आपने पढ़ा होगा थोड़ा ना थोड़ा तो कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पर अपन ऐसा एक्सॉन बनाते हैं, ऐसे यहाँ से टर्मिनल निकालते हैं, इसके सिग्नल को पकड़ने के लिए यहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं, ये सेल न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन, और इस न्यूरॉन की लंबाई होती है 100 माइक्रोन। ठीक, तो अभी तक जो सबसे बड़ी सेल ढूंढी गई है उस सेल का नाम है न्यूरॉन, इसलिए स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी कहलाता है, या इसका जो डॉक्टर होता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो सेल होती है उस सेल का नाम है न्यूरॉन, जो कुछ ऐसी दिखाई देती है, सिग्नल को लाती रह जाती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट या लंबी कोशिका है न्यूरॉन। आपके ऑप्शन में न्यूरॉन ना रहे तो हो सकता है ऑप्शन में आपको देखने को मिले नर्वस सिस्टम। दोनों कंडीशन में आपका आंसर सही होगा, लेकिन यदि दोनों दिया है तो आपको टिक करना है न्यूरॉन। ठीक, ये है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा अगला, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल है ये होती है ओवम सेल। ओवम सेल, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं अंडाणु कोशिका। ओवम सेल, अंडाणु कोशिका, और इसका जो डायमीटर है, व्यास है, ये डायमीटर होता है इसका 100 माइक्रोन। ठीक, रिप्रोडक्टिव सेल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। ये जो ओवम सेल है ये ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक, लार्जेस्ट सेल। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं करना ना, ये इसकी लंबाई है 100 माइक्रोन, मतलब धागा जैसा ही पतला पतला लंबा है, लेकिन ये क्या है, डायमीटर है, मतलब ये ओवल है या स्फेरिकल रहेगी तो उसका डायमीटर 100 माइक्रोन, मतलब ये बड़ी है। तो सबसे बड़ी सेल हो गई ओवम सेल। ठीक, फिर यदि हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, और ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका, अपन बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल, वो भी किसकी, ह्यूमन बॉडी की। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी जो कोशिका है ये है स्पर्म सेल, या जिसे हम कहते हैं शुक्राणु कोशिका। स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। ये जो स्पर्म सेल शुक्राणु कोशिका है ये आकार है ना, चाहे आप इसकी लंबाई की बात कर लो, चौड़ाई की बात कर लो, किसी भी पर्पज से यदि आप देखते हैं तो जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है ये होती है स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका, जिसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन। अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव चलता है वो आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, और आपको उसको ऑप्शन में स्पर्म सेल नहीं रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं, घबराना नहीं। स्पर्म सेल यदि आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा आरबीसी। ये सुना होगा, ब्लड में होती है आरबीसी। आरबीसी की साइज होती है 6 माइक्रोन। तो यदि स्पर्म सेल ऑप्शन में नहीं है तो स्पर्म सेल के बाद जो सबसे छोटी कोशिका है स्मॉलेस्ट सेल, वो क्या होगी, आरबीसी। लेकिन यदि स्पर्म सेल आपके ऑप्शन में है तो सही आंसर होगा स्पर्म सेल। ठीक, अब यदि अपन बात करें कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ
ह्यूमन बॉडी। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। अभी तक ढूंढी गई सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ होती है? मनुष्य के नर्वस सिस्टम में, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में। तो सीधी सी बात है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है, वो भी क्या हो जाएगी? न्यूरॉन। ठीक, ये जो सेल है, इन सभी सेल के अंदर सेल ऑर्गन्स होते हैं। तो जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गन है, सेल ऑर्गेनिल, हिंदी में कहते हैं कोशिकांग, जो सबसे ज्यादा जगह घेरता है, जो सबसे बड़ा कोशिकांग है, वो है न्यूक्लियस, या जिसे अपन कहते हैं केंद्रक। केंद्रक जो है ये क्या करता है? सबसे ज्यादा जगह घेरता है। ठीक, और यदि देखा जाए, आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कोशिकांग, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिल, मतलब जो बहुत छोटा है, बहुत कम जगह घेरता है, तो आपका आंसर होगा राइबोसोम। ठीक, सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक, जो सबसे ज्यादा जगह घेरेगा किसी भी सेल में, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, जो सबसे कम जगह घेरेगा। इनके सीक्वेंस होते हैं पहले दूसरे नंबर को, जब अपन सेल ऑर्गन पढ़ेंगे तो उस समय इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ये अपन ने एक सेल की एक सामान्य जानकारी देखी, जनरल इंट्रोडक्शन था कि सेल क्या है, कैसे डिस्कवरी हुई, किसने खोज की, कैसे क्या। ठीक है, अब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी हैं, उन सभी को हम धीरे धीरे करके पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पर बायो का, सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम एक एक करके सेल ऑर्गन पढ़ना चालू करेंगे, है ना। कभी एक वीडियो में 2, 3 जैसा जो रहेगा उसको अपन पढ़ना चालू कर देंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज का जो सेशन था ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका आंसर आपको जरूर कर दूंगा। ठीक है, और ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।